फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया हूं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा ऑन पैराग्राफ ऑफ ऑर्गेनिक। ठीक है, पैराग्राफ बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एडवांस के क्वेश्चंस में ही आते हैं और हर एक क्वेश्चन के साथ हर एक पैराग्राफ के साथ 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो 12 मार्क्स का वो पूरा पैराग्राफ होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें और हम इजीली 12 मार्क्स एडवांस के पेपर में लेकर आ जाएं। ठीक है, सबसे सिंपल सी बात है कि ये जो पैराग्राफ का वीडियो है मेरा, ये पूरी तरह से मैंने एडवांस के बच्चों को ध्यान में रख के किया है। जो भी लोग भी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ध्यान में रखकर इस वीडियो को मैंने बनाया है। लेकिन इसको जेईई मेंस और नीट की तैयारी करने वाले बच्चे भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें हर रिएजेंट के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इवन कई जगह पे मैंने मैकेनिज्म भी पूरी एक्सप्लेन की है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये भी बताया बहुत डिटेल में कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है तो उसका क्या क्या रीजन हो सकता है। K2Cr2 7 एसिडिक केमोनोफोर एसिडिक एसिड के साथ पड़ा हुआ है, तो वो क्या क्या कर सकता है। मैंने हर रिएजेंट के बारे में काफी डिटेल में बात करी है। तो नीट वाले बच्चों को भी कुछ सीखने को मिलेगा और जेईई मेंस के बच्चों को भी सीखने को मिलेगा। लेकिन पूरी तरह से मैंने एडवांस के लेवल के बच्चों को सोचकर ही ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया वीडियो का क्या पर्पज है। आप लोग बहुत ध्यान से सोच समझ के करिएगा, कोई भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां पे मैंने इस क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उसका पीडीएफ फॉर्म मैंने वहां पे डाल के रखा है। आप उसको पूरा अच्छे से पढ़िए, खुद से ट्राई करिए और फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिए, ताकि आप भी प्रैक्टिस कर पाए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे ब्रेक किया जाता है। और फिर सिंपल सी बात है, अगर आपको वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बेटा, आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इस पैराग्राफ को सॉल्व करने से पहले हमें पूरा पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए दिया है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C9H18O। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है? उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो लिख लीजिए ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, दूसरी चीज क्या कह रहा है कि नो कलर विद बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट के साथ कोई कलर नहीं दे रहा। तीसरी चीज क्या कह रहा है? नो कलर विद K2Cr2O7H+, मतलब कोई कलर का चेंज नहीं हो रहा है इन दोनों केसेस में। ठीक है, अब कह रहा है बट इवॉल्व ए कलरलेस गैस ऑन हीटिंग विद NaMid, मतलब अगर हम इसको सोडियम के साथ हीट कर दें तो हमको ये क्या करेगा? आपको कलरलेस गैस दे देगा। ये हमको दिख रहा है यहां पे। ठीक है, अब ये आगे कह रहा है कि A ऑन डिहाइड्रेशन, मतलब A जो बना है इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कर रहे हैं और आपको हीट कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं, तो आपको मिल रहा है B। और B का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C9H16। ठीक है, ये आपको C9H16 मिल रहा है। बट इसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन दी है कि ये क्या कर रहा है? 2 आइसोमेरिक फॉर्म बना रहा है। देखिए, एक एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर उसको देखिए। तो बी के बारे में क्या कह रहा है कि इट फॉर्म 2 आइसोमेरिक फॉर्म। ठीक है, 2 आइसोमेरिक फॉर्म में ये आपका एग्जिस्ट करता है। अब यहां पे आपको आगे बी को क्या किया है? ओजोनोलिसिस किया है, वो भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। O3CCl4 डाला है, जिंक एंड वाटर, तो मतलब जिंक पड़ा होता है, तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस डाला है तो उसमें कह रहा है कि ये इथेनॉल बना रहा है, CH3CHO बना रहा है, प्लस CH3CHO के साथ एक C भी बना रहा है और C का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H12O। ठीक है, C का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C7H12O। फिर ये कह रहा है फर्दर C को ट्रीट करते हैं LiAlH4 से ट्रीट करते हैं। LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है,
इससे हम ट्रीट करते हैं तो प्रोड्यूस होता है डी, और डी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H14O, ठीक है। और इसके बारे में भी कह रहा है कि इट हैज इनैंसियोमेरिक फॉर्म, ये आपका इनैंसियोमेरिक फॉर्म बनाता है। पहली चीज तो ये बोला है आपको। दूसरी चीज कह रहा है कि कलर चेंजेस, मतलब कलर गिव्स कलर चेंज विद K2Cr2O7 और H+। डाइक्रोमेट के टेस्ट मतलब दे रहा है ये, ठीक है। और वो ऑरेंज से ग्रीन कलर चेंज कर रहा है। अब इस D में क्या कर रहे हैं, D में हम डाल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और फिर से डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, मतलब इसको डिहाइड्रेशन करा रहे हैं तो आपको मिल रहा है E, और E का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है क्या, C7H12, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, ठीक है। और फिर से हम इसको क्या कर रहे हैं, O3CCl4 डाल रहे हैं, जिंक एंड वाटर डाल रहे हैं, तो ये क्या करता है आपका E में इसको हम ट्रीट कर रहे हैं तो ये आपको दे रहा है साइक्लोपेंटेनॉन, करेक्ट। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, साइक्लोपेंटेनॉन दे रहा है, और देन कह रहा है फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ A2E, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो भी चीजें दी हुई हैं उन सभी को मैंने यहां पे बिल्कुल एक एक बात जो भी पैराग्राफ में कहा है उसको मैंने इस डायग्राम के थ्रू समझा दिया, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि भाई कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा अपने पास, करेक्ट। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखने के लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या करना है, अपने को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करना है हमेशा A का। जो भी पहला कंपाउंड होगा उसका हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करना है, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है अपने आप, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को चेक कर लेते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को ही इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं कई जगह पे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, C+1 -H-N/2, ये आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला होता है। लेकिन अब मैं बता देता हूं कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। C क्या है, नंबर ऑफ टेट्रावैलेंट एटम, नंबर ऑफ टेट्रावैलेंट एटम। H क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ठीक है, मोनोवैलेंट एटम। और N क्या है, नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम, मतलब जो 4 बॉन्ड बनाए जिसके 4 वैलेंसी हो वो मोनोवैलेंट, एक बॉन्ड बनाए एक वैलेंसी हो ट्राइवैलेंट, मतलब जिसके 3 वैलेंसी हो वो आपका ट्राइवैलेंट एटम। ऐसे आपके ये सारे लिखे होंगे और उसको फॉर्मूले में रखोगे तो हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसी कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए। C9 है, H18 है, O है, ठीक है। तो टेट्रावैलेंट एटम जो 4 बॉन्ड बनाता है वो कार्बन है, कितने हैं आपके 9 + 1 माइनस आपका मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन है और वो कितने हैं 18। ऑक्सीजन आपका डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट के बारे में कुछ फॉर्मूले में कहा नहीं, छोड़ दो। ट्राइवैलेंट एटम यहाँ पे कोई है नहीं तो वहां पे 0 रख दो, डिवाइड बाय 2, तो ये बेटा आ जाएगा 10 - 9 = 1। मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ गया 1। इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। अब देखिए यहां से कहानी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है तो हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, इसका मतलब है या तो ये एल्कीन है और या तो ये साइक्लिक रिंग है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का यही मतलब होता है, या तो ये एल्कीन है या तो इसका ये साइक्लिक आपका रिंग है। अब इन दोनों कंडीशन को, इन दोनों चीजों को हमको इन गिवन कंडीशन से सेटिस्फाई करना है कि इनमें से कौन है, ठीक है। तो पहली चीज देख लेते हैं। पहली चीज अपने को दिया हुआ है कि नो कलर विद बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। तो ये कलर नहीं देता बेयर्स रिएजेंट के साथ, तो इसका मतलब ये एल्कीन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एल्कीन होने अगर वो होगा तो वो बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा और आगे फर्दर प्रोडक्ट बना देगा। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे होता है बेयर्स रिएजेंट का रिएक्शन। ये आपका एल्कीन होता है, बेयर्स रिएजेंट क्या है आपका कोल्ड
अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड अल्कलाइन एक्वस KMnO4, यही आपका बेयर्स रिएजेंट होता है। तो बेयर्स रिएजेंट का काम क्या है, वो डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है और वहां पे आपका OH लगा देता है, वो भी सिन एडिशन करता है हमेशा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो इसका पिंक कलर होता है KMnO4 का, वो डिसअपीयर हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो वो कलर चेंज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, कह रहा है। अगर ये एल्कीन होता तो ये कलर शो करता, इसका मतलब ये एल्कीन नहीं है, C9H18O एल्कीन नहीं है वहां पे कहीं भी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसको और एक मतलब आपको इसको सपोर्ट करता हुआ चीज मिल रहा है, वो क्या कि अगर ये एल्कीन है तो अगर हम इसकी रिएक्शन K2Cr2O7 और H+ से करा दें तो रिएक्शन हो जानी चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, इन बॉन्ड को ब्रेक करके OH दे देते हैं, और जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये आपका 2 मोल आपका ये बन जाएगा, मतलब एल्कीन के साथ भी ये रिएक्शन करता है। और यहां भी कहा गया कि नो कलर चेंज, मतलब ये एल्कीन के साथ रिएक्शन, मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये एल्कीन है ही नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसका मतलब ये बात हो गई कि C9H18O एक साइक्लिक रिंग है, ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है, ठीक। तो भैया हमने एक कंक्लूजन बिल्कुल सही निकाल लिया है कि A जो हमारा है वो साइक्लिक रिंग है, ये बात तो कंफर्म हो गई, ठीक है। ये बात हमारी कंफर्म हो चुकी है अभी जो हमने इसके पीछे जो भी किया, ठीक। दूसरी चीज देखने जाते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C9H18O, ठीक है, जो कि जनरल फॉर्मूला है किसका, CnH2nO। ये जनरल फॉर्मूला है किसका, एल्डिहाइड का, कीटोन का, करेक्ट। और यही है आपका अनसैचुरेटेड अल्कोहल का, और यही है आपका अनसैचुरेटेड ईथर। मतलब अगर ये जनरल फॉर्मूला होगा तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम इनको कंडीशन के साथ सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है। अब आप देखिए, क्या ये एल्डिहाइड हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर एल्डिहाइड होता तो K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन देता और इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता, करेक्ट। तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। कीटोन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कीटोन अगर होता तो उसको भी ऑक्सीडाइज करता, और कीटोन होता तो आगे की रिएक्शन नहीं हो पाती, ठीक है। ये डिहाइड्रेशन नहीं हो पाता, मतलब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये दो चीजें आपको सपोर्ट में आपको ये भी मिल रहा है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं अनसैचुरेटेड अल्कोहल। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये अल्कोहल हो सकता है। क्यों, क्योंकि अल्कोहल में कौन सा नहीं हो सकता, प्राइमरी अल्कोहल नहीं हो सकता, सेकेंडरी अल्कोहल नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल आपका K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। सेकेंडरी अल्कोहल आपका ऑक्सीडाइज होके किसमें चला जाएगा, कीटोन में, करेक्ट। तो इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल नहीं होगा, ये क्या होना चाहिए, 3 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल को आपका ये जो आपका K2Cr2O7 है ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्राइमरी को भी करता है ऑक्सीडाइज, सेकेंडरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है, डबल बॉन्ड को भी इफेक्ट करता है, ट्रिपल बॉन्ड को भी इफेक्ट करता है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल को इफेक्ट नहीं करता है, करेक्ट। अब एक बात कंफर्म हो गई 3 डिग्री अल्कोहल, और ये इसको कंफर्म करने के लिए एक सपोर्टिंग और चीज मिल रही है, वो क्या है कि अगर हमारे पास इसको हम सोडियम मेटल से हीट करते हैं तो हमें कलरलेस गैस मिलती है। तो देखिए इसका भी एक सपोर्टिंग है कि अगर हमारे पास कोई भी अल्कोहल हो और उसको हम Na के साथ हीट कर दें तो ये क्या बनाता है, RO Na+ और हाफ मोल ऑफ H2 गैस रिलीज करता है, और यही गैस हमारी कलरलेस गैस है बेटा, ठीक है। तो एक बात और कंफर्म हो गई कि ये अल्कोहल है, पक्की बात है कि यहाँ पे अल्कोहल है। ईथर ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन देगा नहीं, तो ये रिएक्शन ये भी नहीं हो सकता है, तो ये अल्कोहल ही हो सकता है, वो भी 3 डिग्री अल्कोहल। और अल्कोहल होने के लिए 2 सपोर्टिंग चीजें हैं, एक Na और एक आपका ये K2Cr2O7 के साथ 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है।
और अनसैचुरेटेड अल्कोहल होगा क्या? बिल्कुल नहीं, अनसैचुरेटेड अल्कोहल नहीं होगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड अल्कोहल होगा तो K2Cr2 रिएक्शन दे देगा, बेयर्स रिएजेंट रिएक्शन दे देगा, मतलब वो अल्कोहल है तो वो आपका क्या है? सैचुरेटेड अल्कोहल है बेटा। ये भी कंफर्म हो गया कि ये सैचुरेटेड 3 डिग्री अल्कोहल है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो दो चीजें अब इसके बारे में कंफर्म हो गई, एक तो साइक्लिक कंपाउंड है, दूसरा यहां पे आपका 3 डिग्री सैचुरेटेड अल्कोहल है। ठीक, अब यहां पे दो चीजें ए के बारे में कंफर्म हो चुकी हैं, क्या ये एक साइक्लिक रिंग है, दूसरी चीज क्या कंफर्म हो गई कि ये आपका सैचुरेटेड 3 डिग्री अल्कोहल भी है। ठीक है, सैचुरेटेड 3 डिग्री अल्कोहल। अब हमको क्या करना पड़ेगा? इसके आगे जाने के लिए हमें फिर से केसेस बनाने पड़ेंगे। पहले हमको 9 कार्बन की रिंग सोचनी पड़ेगी। अगर 9 कार्बन की रिंग सोचते हैं तो क्या उसमें कहीं भी अल्कोहल आएगा जो ऑप्टिकली एक्टिव हो? नहीं। क्या हम 8 की सोचेंगे तो क्या वहां पे कोई ऑप्टिकली एक्टिव आ पाएगा? नहीं, तब भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, आप बना के देख लिए, आप 8 वाला रिंग बना लीजिए। एक दो तीन चार 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गया, एक कार्बन बचा और यहाँ पे OH लगा दें, क्योंकि 3 डिग्री तो यहीं भी बनेगा, यहां से तो बनेगा नहीं। तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नो, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं? 7 मेंबर रिंग बना लेते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर रिंग हो गई। अब मेरे पास 2 कार्बन बचे, तो मैं उनको ऐसे रख सकता हूं, एक OH यहां पे लगा सकता हूं। अगर ये OH लग जाएगा तो 3 डिग्री अल्कोहल नहीं आएगा। ठीक है, तो सही है भाई, फिर यहां पे लगा देता हूं। ठीक है, तो आपका ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके कार्बन हो गए। हाइड्रोजन भी चेक कर लेते हैं, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हाइड्रोजन भी चेक हो गए। ठीक है, मतलब सब चीजें सेटिस्फाइड। बट क्या ये कायरल है? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अच्छा, अब 6 मेंबर रिंग भी चेक कर लेते हैं। 6 मेंबर रिंग बना लेते हैं, वो आपको देख लेते हैं। 6 मेंबर रिंग बनाएंगे तो 6 हो गए। अब कितने बचे? 3 कार्बन बचे, तो हम क्या करें? ऐसे रख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी एक कार्बन बच रहा है, हम यहां पे लगा दें और यहां पे OH लगा दें। ठीक है, हम यहां पे लगा दें और यहां पे OH लगा दें, तो भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके साथ दो आपके CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। अगर दोनों CH3 ग्रुप सेम है तो मतलब नहीं होगा। अब ये OH अगर यहां भी लगा दे तो भी नहीं होगा, क्योंकि नीचे कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो हमारे पास ये क्या होगा? 3 डिग्री अल्कोहल, ये आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब यहां पे नहीं आएगा आपका ऑप्टिकल एक्टिव, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आप और भी केसेस, मतलब इसके कई सारे आइसोमर भी बनेंगे, उन आइसोमर्स को भी बनाइए और फिर उसको आगे और सेटिस्फाई करके देखिए। यहां के आगे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, ये आप करके देखिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, 5 मेंबर रिंग में पहुंचते हैं। 5 मेंबर रिंग में अगर हमारे पास यहां पे ऐसे देखते हैं, 5 मेंबर रिंग में आ जाते हैं, तो 5 मेंबर रिंग में आपका ये आ जाएगा, 5 यहां हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी एक आपका कार्बन बच गया, वो मैं यहां लगा दूं और यहां पे OH लगा दूं, समझ गए? तो अगर ये आपका लग गया तो ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और साइक्लिक रिंग है और वो भी सैचुरेटेड है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। अब हम यहां पे आ जाते हैं, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? यस, यहां पे आपका ये कायरल कार्बन होगा, क्योंकि इधर आपका डिफरेंट ग्रुप, इधर आपका डिफरेंट ग्रुप, इधर डिफरेंट ग्रुप और ये पूरा डिफरेंट ग्रुप, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। नो कलर विद बेयर्स रिएजेंट, ये बेयर्स रिएजेंट के साथ कोई कलर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है।
नो कलर विद K2Z क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है तो भी नहीं देगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा दें तो ये रिएक्शन दे देगा और कलरलेस गैस H2 गैस रिलीज कर देगा। मतलब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा A हो सकता है। बाकी हम कंडीशन आगे की भी चेक करेंगे, अगर आगे की भी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो ये फिर हमारा A है। ठीक है, तो अब हमारे पास आगे कंडीशन है कि ये कांस्टेंट H2SO4 में डाला जाता है और हीट किया जाता है। अगर हम कांस्टेंट H2SO4 में डालते हैं तो कार्बोकेटाइन वाली मैकेनिज्म फॉलो होती है। क्या होता है, पहले H+ आता है, यहाँ पे H2O+ बना देता है, फिर इसको निकल जाता है, ये निकल जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन। मतलब आपका पूरी तरह से यहाँ पे बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कार्बोकेटाइन। अब जब ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो इसके आगे की रिएक्शन देख लेते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद HSO4- आता है इसमें। तो अगर हम देखें तो ये आपका अभी रिंग एक्सपेंशन का केस बन रहा है। रिंग एक्सपेंशन 5 मेंबर रिंग है, ये कार्बन यहां से जुड़ जाए और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए तो आपका रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, मतलब ये वाला बॉन्ड इधर जुड़ जाए तो ये आपका रिंग एक्सपेंशन वाला केस है। तो ये हमने लगा दिया, बाकी हमने ऐसे रखा, ऐसे ही रखा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। मतलब समझ रहे, ये बॉन्ड रिंग एक्सपेंशन करा दिया। तो अब आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गई। तो इसको हम 6 मेंबर रिंग बना देते हैं। ठीक है, 6 मेंबर रिंग बना, जहां भी पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में ये दोनों ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब आप आ जाइए, क्या ये अभी यहाँ पे स्टेबल है? नहीं, अभी ये क्या कर सकता है, या तो मिथाइल या तो इथाइल शिफ्ट करेगा। अब मिथाइल इथाइल शिफ्ट में शिफ्टिंग ऑर्डर आ जाता है, तो क्या होता है, पहले इथाइल शिफ्ट होता है तो यहां पे क्या करेगा, इथाइल शिफ्ट करेगा, इथाइल शिफ्ट करेगा। इथाइल शिफ्ट होने पे आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये इथाइल इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच जाएगा, ये इथाइल इधर आ जाएगा। करेक्ट, ये आपका पहुंच गया। अब इसमें अगर हमारा HSO4- आता है तो HSO4- क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन निकाल लेगा और डबल बॉन्ड बना देगा। तो ये आपका डबल बॉन्ड मेजर प्रोडक्ट की तरह बन जाएगा, एक यहां पे ऐसे। तो ये आपका बी हो सकता है। अभी मैंने ये नहीं कहा, कंफर्म नहीं है कि बी है, लेकिन ये बी हो सकता है, इतनी बात कंफर्म है। ठीक है, अब इस बी में अब ये एक बी हो सकता है। अब इसमें और एक तरीका है, 3 प्रोडक्ट बनने की और कंडीशन इसमें है। ठीक है, पहली प्रोडक्ट बनाने का देख लेते हैं। अगर हम इसी में HSO4- डायरेक्टली डाल दें, कोई रिंग एक्सपेंशन ना कराएं, तो HSO4- डालेंगे तो इसके बगल में यहां से निकाल सकता है, यहां से हाइड्रोजन निकाल सकता है, यहां से हाइड्रोजन निकाल सकता है, 3 जगह से हाइड्रोजन निकाल सकता है। अगर मान लो यहां से हाइड्रोजन निकाला यहां से मान लो निकाला, ठीक है, इस जगह से निकाला पहले, तो इस जगह से निकाला तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बी हो सकता है। ठीक है, और अगर हम देख लेते हैं इधर इस वाले केस में देख लेते हैं कि अगर यहां से निकाल लिया, अब यहां से निकाल दे तो यहां से निकालेगा तो आपका ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये भी बी हो सकता है। करेक्ट, ये भी बी हो सकता है आपका। अब अगर हमारा ये यहां से निकालेगा तो भी ये भी बी हो सकता है। बात समझ में आ रही? तो ये चारों बी हो सकते हैं, आपके कोई भी बी हो सकता है। अब हमको कंडीशन ये देखनी है कि क्या हमारी ये कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो रही है। अब इसकी कंडीशन क्या है, 2 आइसोमेरिक फॉर्म। अब देख रहे हैं यहां पे एल्कीन है, एल्कीन है तो आइसोमेरिक फॉर्म, मतलब ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने चाहिए। तो आप देखिए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 6 मेंबर रिंग, साइक्लिक रिंग में अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो शो नहीं करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अनलेस वो आपका या तो 8 मेंबर रिंग हो या 8 मेंबर रिंग से ज्यादा हो, तब तक वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 8 मेंबर रिंग से ज्यादा हो या 8 मेंबर रिंग हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। लेकिन उससे कम अगर मेंबर रिंग है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा, अगर रिंग के अंदर ही डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अब अगली चीज आ जाते हैं, क्या ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ही नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पहली बात तो देखो, इधर ग्रुप डिफरेंट है, इधर ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन इस साइड में आ जाए तो ये ग्रुप सेम है, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, कहीं भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है।
तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही नहीं शो करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर की पहली कंडीशन है कि जो आपका डबल बॉन्ड कार्बन है उससे जुड़े हुए दोनों ही कार्बन, दोनों ही ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले में, तो इसके साथ भी यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, इसके साथ भी दोनों ग्रुप क्या है, सेम है इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। तो अगर दोनों ग्रुप सेम है तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो कर रहा है। तो ये तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो कर रहा है, मतलब टू आइसोमेरिक फॉर्म नहीं बना रहा है। अच्छा, ये बना रहा है क्या, यस, ये एक बार ट्रांस एक बार सिस, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये है, तो एक बार ये आपका क्या बना देगा, ट्रांस, और एक बार सिस, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो इसके पास टू आइसोमेरिक फॉर्म है। अगर ये टू आइसोमेरिक फॉर्म रखता है तो यही आपका बी है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आपको? तो आपका ए और आपका बी पूरी तरह से निकल चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए हमने क्या कंफर्म कर लिया कि ए हमारा क्या है, ए हमारा यहां पे ये है, और इसमें जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट करते हैं तो बी हमारा कंफर्म हो गया है कि ये है, ठीक है। अब बी अगर ये है, ए हमारा कंफर्म हो गया, यहां पे ये ओ हो गया, और ये हमारा कंफर्म हो गया कि ये बी हो गया। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें डाल रहे हैं O3 CCl4 जिंक एंड वाटर, ठीक है। ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। ओजोनोलिसिस वो भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में होता क्या है कि डबल बॉन्ड OO दो और निकल लो। तो अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा, CH3, और यहां पे क्या बन जाएगा, CHO, मतलब ये इथेनॉल बनेगा, मतलब ये सही है, CH3 COH ये बनेगा। और इधर क्या पर बचेगा आपका CO CH3 बचेगा, मतलब क्योंकि ये CH3 है और इसके साथ O और ये पूरा ग्रुप, तो CH3 COH बन जाएगा। ये आपका C हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसको कंडीशन के साथ सेटिस्फाई करता हूं। तो C अगर आप देखो तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C7H12O। अब हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है, बहुत बढ़िया। अब अगर हम इसके हाइड्रोजन चेक करें कितने, 3, और यहाँ पे एक 4 होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब आपके हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई हो रहा है। और आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी चेक कर लीजिए। इस पूरे मॉलिक्यूल में 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक डबल बॉन्ड की वजह से, एक रिंग की वजह से। आप इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख लीजिए, 2 ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सी में क्या कर रहे हैं, LiLH4 डाल रहे हैं। LiLH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। जब भी कीटोन को रिड्यूस करता है 2 डिग्री अल्कोहल में ले जाता है, तो आपको इसको कन्वर्ट कर देगा CHOH CH3। तो ये आपका D हो सकता है। अब इसकी भी कंडीशन को हमें चेक करना पड़ेगा। अगर ये D है तो इट हैज इनेंशियोमेरिक फॉर्म। ये इनेंशियोमेरिक फॉर्म होना चाहिए। इनेंशियोमेरिक फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए, और वो भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं मिलनी चाहिए। तो आप यहां पे देख लीजिए, क्या ये कायरल कार्बन है, इसके साथ एक H जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है, एक OH जुड़ा है, और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कायरल सेंटर है और कहीं भी सिमेट्री नहीं है। जब भी एक ही कायरल सेंटर होता है तो वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता ही है, तो मतलब ये इनेंशियोमेरिक फॉर्म है, करेक्ट। अब अगली चीज बात चेक करते हैं, क्या गिव्स कलर चेंज विद K2Cr2? यस, क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी अल्कोहल हो, वो आपके इसके साथ कलर चेंज शो करते हैं, क्लियर है। तो कलर चेंज शो करेंगे, ये भी बात कंफर्म हो गई। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। C7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। अब आपको हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब सब चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, मतलब ये आपका D है। अब देखिए यहां पे आगे क्या डाला हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है तो इसके 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। अब समझ लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। अब फिर से वही आपको कार्बोकेटाइन की मैकेनिज्म लगेगी, तो यहाँ पे H+ आएगा, वाटर निकाल देगा, फिर यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो पहली चीज तो रिंग एक्सपेंशन कर सकता है,
यहां से क्या करेगा, रिंग एक्सपेंशन करके आपको ये बॉन्ड यहाँ पे जुड़ जाएगा और फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका कुछ इस तरह से होगा और ये पॉजिटिव चार्ज आपका ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बॉन्ड एक इधर से निकाल सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, करेक्ट, एक ये प्रोडक्ट बन सकता है। दूसरा प्रोडक्ट क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से डबल बॉन्ड निकाल दे, तो ये आपका CH डबल बॉन्ड CH2 ये बन सकता है, करेक्ट। एक क्या करे, यहां से निकाल दे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 बन जाएगा। तो ये सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब देखो, अगर इसका आगे हम करें O3CCl4 डालें तो क्या ये आपको पेंटेनोन देगा, नहीं, यहाँ पे CHO लगेगा, करेक्ट, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करके OO देते हैं, तो यहाँ पे ये कंपाउंड तो नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब ये आपका प्रोडक्ट नहीं होगा जो हमें आगे ले जाना है, मतलब ई ये प्रोडक्ट नहीं है। अब इसमें करते हैं तो यहाँ पे भी ओ दे के अगर ब्रेक करेंगे तो भी हमको ये तो ओपन रिंग मिल जाएगी, क्लोज रिंग चाहिए, तो ये भी केस आपका नहीं पॉसिबल है। मतलब जो आपका ई है वो ये है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, क्या ये 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है। अब अगर हाइड्रोजन चेक करें तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे आपका ई आ जाएगा। ये सब कुछ चेक हो रहा है, C7H12 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे O3CCl4 जिंक एंड वाटर, मतलब फिर से रिडक्टिव ओजोनलिसिस कर रहे हैं। रिडक्टिव ओजोनलिसिस कर रहे हैं तो आपको ये प्रोडक्ट क्या देगा, हम इस बॉन्ड को OO दे के ब्रेक कर देंगे। OO दे के ब्रेक करेंगे तो क्या ये पेंटेनॉन मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। इसके साथ क्या मिलेगा, CH3COH, इसके साथ क्या मिलेगा, CH3COH। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं ये CH3COH के बारे में बात नहीं करी थी, इसलिए हम उल्टा नहीं सोच सकते थे। नहीं तो अगर हमें ये दिया था और इसके साथ ये भी दे जाता तो हम उल्टा सोच सकते थे। अब ये मेरे दिमाग में कैसे आया कि सर ये कैसे आप जान गए, तो सिंपल सी बात देखिए, यहां पे कार्बन कितने हैं, 7 कार्बन है, और यहां पे हम जब O3CCl4 डाल रहे हैं तो सिर्फ 5 कार्बन बच रहे हैं, बाकी कहां जा रहा है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। तो फिर हमने इधर से करने का नहीं सोचा, नहीं तो हम इस क्वेश्चन को उल्टा भी कर सकते थे, उल्टा सोच के पे पहुंच जाते, इतना ज्यादा हमें झंझट नहीं करनी पड़ती। लेकिन चूंकि ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी तो हम क्या करेंगे, हम फिर इस तरह से जाएंगे और फिर यहाँ पे पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है? कुछ लोग तब भी सोच जाते हैं थोड़ा ट्रिक लगा के कि मतलब इसको उल्टा सोच सकते, ये काफी प्रैक्टिस के बाद आता है। ठीक है, तो आप देखिए ये एक क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कितनी रिएक्शन की भरमार थी, मतलब कितनी इंफॉर्मेशन थी। और अच्छा, एक बात और क्लियर हो गई कि बिना एक एक चीज आपका इस पैराग्राफ के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनकी हर लाइन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन छुपी होती है, और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही हम फाइनल प्रोडक्ट सही बना सकते हैं। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो कभी भी पैराग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसकी हर एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, और इसके लिए सारी रिएक्शन बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि K2Cr2 क्या क्या कर सकता है, बेयर्स रिएजेंट क्या क्या कर सकता है। जब तक ये बहुत डिटेल में नहीं आएगा तब तक इन सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं कर सकते। ये जो पूरा मेरा पैराग्राफ था, ये पूरी तरह से एडवांस के बच्चों को मैंने सोच के बनाया था कि जो एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस पैराग्राफ को, उनको बहुत मजा आने वाला है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और क्या आप ऐसे ही कन्वर्जन या पैराग्राफ आप चाहते हैं मैं आगे भी आपको कंटिन्यू करूं। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।